नारायणपुर नाम का एक गांव था जो पहाड़ों के बीच में बसा हुआ था। इसी गांव में रामलाल अपनी पत्नी सीमा के साथ रहता था। रामलाल बेहद गरीब था, परंतु वह बहुत ही मेहनती था। वो अपने खेतों में जी तोड़ मेहनत करता था। एक दिन उसकी पत्नी सीमा ने कहा, अजी, इस बार आपने खेतों में बहुत मेहनत की है। इस बार तो हमें अच्छा मुनाफा होना चाहिए। आपने महीनों से नए कपड़े भी नहीं लिए हैं। सीमा, इस बार चिंता मत करो। इस बार अच्छी फसल होगी और हमारे सारे सपने पूरे होंगे। दोनों बातें कर ही रहे थे कि बाहर से किसी की आवाज आई। अरे रामलाल भाई, अरे ओ रामलाल भाई, सुनते हो? जल्दी बाहर आओ। ये तो तुम्हारे दोस्त श्यामू की आवाज है। जाओ देखो क्या बात है। रामलाल बाहर गया और श्यामू से पूछा, अरे श्यामू, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरे रामलाल, जल्दी चलो, तुम्हारे खेतों में आग लग गई है। यह सुनकर रामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तुरंत खेत की ओर दौड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो नजारा देखकर वह अंदर से पूरी तरह टूट गया। उसके खेत राख हो चुके थे। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? मैंने इस बार जी तोड़ मेहनत की थी, अब हमारा क्या होगा? रामलाल भाई, अपने आप को संभालो। जो हुआ उसे हम वापस तो नहीं ला सकते, अब हिम्मत रखनी होगी। कैसे संभालूं श्यामू? घर में खाने के लिए एक दाना तक नहीं बचा है। ऊपर से धनराज सेठ का कर्ज भी चुकाना है, नहीं तो वह मेरा खेत छीन लेगा। अरे भाई, तुम्हारे पास तो कोई कर्ज नहीं था। ये किस कर्ज की बात कर रहे हो? श्यामू, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मजबूरी में मैंने सेठ धनराज से कर्ज लिया था। सोचा था कि इस बार की फसल बेचकर सारा कर्ज चुका दूंगा, लेकिन अब सब खत्म हो गया। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। ठंड का मौसम भी आ चुका था। गांव में इतनी ठंड पड़ रही थी कि लोग अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर चुके थे। सभी अपने घरों में जलावन जलाकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन सीमा ने रामलाल से कहा, देखिए जी, घर में खाने को कुछ भी नहीं है और ठंड ने तो हमारी हालत और खराब कर दी है। ठंडी हवाएं बदन को चीरती हुई निकलती है, जैसे पूरा शरीर जम गया हो। अब हम क्या करेंगे? सीमा, तुम चिंता मत करो, मैं श्यामू के पास जाकर कुछ मदद मांगता हूँ। यह कहकर रामलाल घर से निकल गया। रामलाल जब श्यामू के घर की ओर जा रहा था, तभी उसकी मुलाकात रास्ते में एक आदमी से हुई। उस आदमी ने कहा, रामलाल, तुम्हारा ही नाम है ना? सेठ धनराज ने तुम्हें अपने घर बुलाया है। वे तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ भाई, मेरा ही नाम रामलाल है, लेकिन इतनी ठंड में उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है? चलो कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। रामलाल उस आदमी के साथ सेठ धनराज के घर पहुंचा। सेठ धनराज ने रामलाल को देखते ही कहा, अरे रामलाल, तू मेरा कर्ज कब चुकाएगा? इतने दिन हो गए हैं, सीधे सीधे मेरा कर्ज चुका दे, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। सेठ जी, मुझ पर रहम कीजिए। मैंने सोचा था कि इस बार की फसल अच्छी होगी और मैं आपका सारा कर्ज चुका दूंगा, लेकिन आग लगने से मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। अब मैं आपका कर्ज कहाँ से चुकाऊं? पर आप चिंता न करें, मुझे कुछ समय और दे दीजिए, मैं आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। मैं कुछ नहीं जानता, या तो तू मेरा कर्ज चुका या फिर जो मैं कहूँ वो कर। अगर तू वो काम कर देगा तो मैं तेरा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। सेठ जी, बताइए मुझे क्या करना होगा? देख रहा है, गांव के पास वाले जंगल में मुझे जलावन के लिए लकड़ियां चाहिए। इतनी ठंड में मेरा कोई नौकर वहां जाने को तैयार नहीं है। अगर तू वहां से लकड़ियां काट कर ला देगा तो मैं तेरा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। सेठ जी, मेरे पास तो गर्म कपड़े भी नहीं हैं और जंगल की ठंडी हवाएं मुझे मार डालेंगी। मैं कुछ नहीं जानता, या तो जा या फिर मेरा कर्ज चुका। ठीक है सेठ जी, मैं आपके लिए लकड़ियां ले आऊंगा। रामलाल जंगल की ओर निकल पड़ा। जब वह जंगल पहुंचा तो देखा कि वहां ठंडी हवाएं बहुत तेज चल रही थीं। उसने कहा, हे भगवान, यह ठंड तो जानलेवा है। मुझे जल्दी से लकड़ियां काटनी होंगी, नहीं तो मेरी तबीयत बिगड़ सकती है। रामलाल ने थोड़ी ही देर में बहुत सारी लकड़ियां काट ली और उन्हें इकट्ठा कर सेठ धनराज के घर की ओर चल पड़ा। सेठ जी, ये लीजिए, मैंने आपके लिए जंगल से लकड़ियां ला दी। अब आप मेरा सारा कर्ज माफ कर दीजिए। ठीक है रामलाल, मैंने तेरा सारा कर्ज माफ किया। अब तू अपने घर जा सकता है। रामलाल जब घर पहुंचा तो सीमा उसका इंतजार कर रही थी। उसने पूछा, अरे जी, आप कहाँ चले गए थे? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। सीमा, जब मैं श्यामू के घर जा रहा था तो सेठ धनराज ने मुझे बुला लिया। उनका छोटा सा काम था, इसलिए मुझे देर हो गई। अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए, मैंने आपके लिए खाना बनाया है,
खा लीजिए। क्या? खाना? पर सीमा, तुमने तो सुबह कहा था कि खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। फिर तुमने खाना कहाँ से बनाया? जी, जब आप चले गए थे तो मुझे बहुत ठंड लग रही थी। मैं मदद के लिए बिरजू काका के घर गई थी। उन्होंने मुझे थोड़ी सी जलावन की लकड़ियाँ और खाने का सामान भी दे दिया। चलिए, अब खाना खा लीजिए, रात हो चुकी है। रामलाल जल्दी से खाना खाकर अपने बिस्तर पर सो गया। आधी रात को रामलाल को बहुत तेज बुखार हो गया। जंगल की ठंड ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। बेचारा रामलाल ठंड की वजह से बिस्तर पर ही अपनी जान गंवा बैठा। सुबह होती है, ये बात पूरे गांव में फैल गई। लोग रामलाल के घर के सामने खड़े थे। अंदर सीमा चीख चीख के रो रही थी। दोस्तों, हमारे आसपास भी ऐसे ही गरीब लाचार लोग हैं। हमें उनकी भावनाओं को समझकर उनकी मदद करनी चाहिए, न कि उनकी गरीबी का फायदा उठाना चाहिए। यह कहानी नारायणपुर गांव की है। इस गांव के निवासी अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। इसी गांव में विकास नाम का एक युवक रहता था, जो पढ़ाई में उत्कृष्ट, ईमानदार और मेहनती था। एक दिन जब विकास अपने खेतों से घर लौट रहा था, उसने रास्ते में मुखिया की बेटी को देखा और पहली नजर में ही उसे पसंद कर लिया। घर जाने के बजाय वह उसके पीछे पीछे मुखिया के घर तक पहुंच गया। मुखिया की बेटी पहले ही घर के अंदर जा चुकी थी। विकास बाहर खड़ा सोचता रहा कि आगे क्या करना चाहिए। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और मुखिया के घर की ओर बढ़ा। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसने देखा कि मुखिया जी सामने बैठे हुए हैं। वह उनके पास गया और बोला, नमस्ते मुखिया जी, आज मैं आपसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। जरूरी बात तो कहो, लेकिन ध्यान रहे मैं बेकार की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करता। मुखिया जी, बात यह है कि मैं आपकी बेटी प्रिया से बात करना चाहता हूँ। यह सुनते ही मुखिया जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे घर आकर ऐसी बातें कर रहे हो? ये कोई शहर नहीं है जहाँ इस तरह की हरकतें चलें। हमारे गांव में यह सब बर्दाश्त से बाहर है। मुखिया जी, मुझे गलत मत समझिए, मेरा इरादा बिल्कुल गलत नहीं है। मैं प्रिया का सम्मान करता हूँ और सिर्फ उससे एक बार बात करना चाहता था, इसलिए यहाँ आया हूँ। सुनो लड़के, इस गांव में इज्जत कमाना आसान नहीं है। अगर तुम मेरी बेटी से बात करना चाहते हो तो पहले अपनी हैसियत बनाओ और नाम कमाओ। मेहनत करो और साबित करो कि तुम इस काबिल हो। सिर्फ पढ़ाई में अच्छे होने से कुछ नहीं होता। अब जाओ और मेरे घर के आसपास भी मत दिखना। मुखिया जी के कठोर शब्दों ने विकास को अंदर तक झकझोर दिया। वह कुछ और कहने की हिम्मत जुटा ही रहा था कि तभी प्रिया, जो अंदर से सारी बातें सुन रही थी, बाहर आ गई और बोली, पिताजी, कृपया इसे डांटिए मत। ये कोई गलत इंसान नहीं है। ये वही विकास है जो स्कूल में हमेशा टॉपर रहा है। प्रिया, मैं जानता हूँ कि यह पढ़ाई में अच्छा है, लेकिन जीवन सिर्फ किताबों से नहीं चलता। इसे अपनी मेहनत और काबिलियत से खुद को साबित करना होगा। मुखिया जी, मैं आपकी हर बात समझता हूँ। मुझे खुद को साबित करने का मौका दीजिए। मैं मेहनत करूंगा और आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर तुम्हें सच में कुछ कर दिखाने का जज्बा है तो उसे साबित करो, लेकिन याद रखना, सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा। अपने काम से दिखाओ कि तुम क्या हो और तब तक मेरी बेटी से दूर रहो। विकास ने सिर झुकाकर सहमति जताई और वहाँ से चला गया। एक दिन विकास बाजार से घर लौट रहा था। उसके चेहरे पर उम्मीद और उत्साह था, क्योंकि वह कुछ नया शुरू करने की सोच रहा था। उसकी मेहनत रंग ला रही थी और उसे विश्वास था कि अगर उसे मौका मिले तो वह मुखिया जी की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। लेकिन उस दिन विकास के साथ रास्ते में एक खौफनाक घटना घटने वाली थी। मुखिया जी की बेटी प्रिया से एक तरफा प्रेम करने वाला विकास, जिसे मुखिया जी किसी भी हाल में स्वीकार नहीं कर सकते थे, उन्होंने कुछ गुंडों को भेजने का फैसला किया ताकि विकास को रास्ते से हटाया जा सके। शाम का वक्त था। गुंडे पेड़ के पीछे छुपे हुए थे। जैसे ही वह एक सुनसान रास्ते पर पहुंचा, उस गुंडे ने उसे घेर लिया। विकास ने पहले तो उनकी बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने उसे घेर लिया तो वह समझ गया कि वह मुश्किल में है। तू खुद को क्या समझता है? तेरी औकात क्या है लड़के? क्या तू अपनी जगह समझता है? तेरे जैसे छोटे लड़के के पास क्या दम है जो मुखिया जी को तंग करने की हिम्मत रखे? तुझे लगता है कि अपनी पढ़ाई और कुछ छोटे मोटे कामों से
तू इस गांव के लोगों का दिल जीत लेगा? जो खुद को बड़ा समझते हैं वही हमारे यहाँ हमारे तलवे चाटते हैं। मैं किसी को तंग नहीं करना चाहता। मैंने तो बस अपनी मेहनत से कुछ कर दिखाने की कोशिश की है। मेरा इरादा कभी भी किसी का बुरा करने का नहीं था। मैं तो बस इस गांव की भलाई के लिए काम करना चाहता था। मुझे पता है कि मेरी शुरुआत छोटी है, लेकिन मेरी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। चुप रह। तेरी औकात क्या है जो हमसे ऐसी बातें कर रहा है? तुझे लगता है कि तू हमें कुछ सिखा सकता है? तेरे पास ना ताकत है ना सोच। हमसे बात करने की तेरी हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए। अब तुझे सीधा रास्ता दिखाना होगा। अगर तेरे जैसे लड़के हमारे रास्ते में आएंगे तो हम उन्हें रास्ता भूलने पर मजबूर कर देंगे। तुझे समझना होगा कि यहाँ किसकी चलती है। जो खुद को बड़ा समझते हैं उन्हें उनकी असली औकात दिखानी पड़ती है। विकास समझ गया कि उसकी जिंदगी का यह आखिरी पल हो सकता है। उसने भीतर से एक आखिरी प्रयास किया और कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन तब तक गुंडों ने उसे बेरहमी से मार डाला। विकास की खून से सनी लाश जमीन पर पड़ी रही और गुंडे वहां से भाग निकले। कुछ दिन बीत गए। नारायणपुर गांव की हवा अचानक बदलने लगी। लोग विकास की मौत को लेकर खामोश थे, लेकिन भीतर ही भीतर हर कोई जानता था कि यह कोई साधारण हादसा नहीं था। वहीं विकास के माता पिता अपने बेटे को खोकर गहरे शोक में डूब गए। गांव में कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी। जिस रास्ते पर विकास को मारा गया था, उसी रास्ते पर अब अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। मुखिया जी, जो विकास की मौत के पीछे का सच जानते थे, अब परेशान रहने लगे। एक रात जब वह अपने कमरे में सो रहे थे, उन्होंने अपने दरवाजे पर धीमी धीमी खटखटाहट सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजे के पास कोई हंस रहा हो। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह हवा का असर है, पर जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा। मुखिया जी, आपने मुझे मारा, मेरे सपनों को मारा। मैं वापस आया हूँ अपना बदला लेने। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मुखिया जी डर से कांपने लगे। उनकी आवाज गले में अटक गई। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन विकास की परछाई गायब हो चुकी थी। इधर विकास की हत्या करने वाले गुंडे की भी हालत खराब होने लगी। उसे हर जगह अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। उसे लगने लगा कि कोई उसके पीछे है। डर से घबराकर उसने सोचा, मुझे यह गांव छोड़कर कहीं दूर भाग जाना चाहिए। जैसे ही वह गांव से बाहर जाने वाले सुनसान रास्ते पर पहुंचा, अचानक हवा तेज चलने लगी। चारों ओर अंधेरा छा गया। पेड़ झूमने लगे और पत्ते तेज आवाज में सरसराने लगे। तभी अचानक विकास की आत्मा उसके सामने आ गई। भागने की कोशिश मत कर। जहां तक जाएगा मैं वहां तक आऊंगा। अब तेरा अंत करीब है। तुझे कोई नहीं बचा सकता। यह कहकर विकास की आत्मा ने उसे मार डाला। अगले दिन उसकी लाश वहीं मिली। धीरे धीरे यह बात मुखिया जी के कानों तक पहुंची। मुखिया जी अब बहुत ही ज्यादा डर चुके थे। उन्होंने फैसला किया कि वह जंगल में रहने वाले तांत्रिक के पास जाएंगे और मदद मांगेंगे। यह सोचकर वह जंगल की ओर चल पड़े। थोड़ी देर बाद वह तांत्रिक के पास पहुंच गए। वह तांत्रिक दिखने में बेहद डरावना था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसके चारों ओर नर मुंड, खोपड़ियां और हड्डियां रखी थीं। बाबा, एक आत्मा मुझे हर रात परेशान कर रही है। कृपया मेरी मदद करें। विकास की आत्मा केवल बदला लेने के लिए यहाँ आई हुई है। उसने जो अन्याय सहा, उसकी सजा तो तुम्हें वह जरूर देगा। लेकिन अगर तुम सच में उसकी आत्मा से बचना चाहते हो, तो तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा, वरना तुम कहीं भी छुप जाओ। वह आत्मा तुम्हें ढूंढकर तुम्हें जरूर मार देगी। बाबा, आप जो बोलेंगे मैं वह करूंगा। बस आप मुझे उस आत्मा से बचा लीजिए। इसके बाद तांत्रिक अपनी शक्तियों से एक अनुष्ठान शुरू करता है। वह अग्नि जलाकर उसमें कुछ मंत्र पढ़ता है और विकास की आत्मा को अपने वश में करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वह अनुष्ठान शुरू करता है, जंगल में अजीब चीज होना शुरू हो जाती है। हवाएं तेज चलने लगते हैं और पत्ते उड़ने लगते हैं। कुछ ही देर में वहां विकास की आत्मा प्रकट होती है और वह बोलती है, मुखिया जी, तुमने सोचा था कि तुम इस तांत्रिक के सहारे मुझे रोक दोगे। मैं तुम्हारे हर प्रयास को विफल कर दूंगा। सत्य और अन्याय का सामना करने की साहस रखो, तुम्हें मरने से कोई रोक नहीं सकता। देखो मुखिया, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है। यह बदले की आग में जल रही है। इसे मैं अपनी तांत्रिक शक्तियों से नहीं रोक सकता। इसे रोकने का एक ही रास्ता है। तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित कर
इस आत्मा से माफी मांगनी होगी, तब शायद यह आत्मा तुम्हें छोड़ दे। मुखिया जी यह सुनकर थोड़ी देर सोचते हैं और वह अपने भीतर के और अपराध को स्वीकार करते हैं। अगली सुबह मुखिया जी ने पूरे गांव वालों को इकट्ठा किया। मुखिया जी ने अपने झुके हुए सर के साथ सभा में अपनी गलती को स्वीकार किया और विकास के माँ बाप के जीवन भर के खर्चे उठाने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद जब रात में मुखिया जी अपने कमरे में सोए तो उन्होंने सपना देखा। उस सपने में विकास ने उन्हें बोला, मुखिया जी आपने पूरे गांव वालों के साथ अपनी गलती स्वीकार की और मेरे माँ बाप के खर्च उठाने के लिए तैयार हो गए। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। अब मेरी आत्मा को अच्छे से मुक्ति मिल जाएगी। अब मैं आपको परेशान नहीं करूंगा।